मन करे उसका मंदिर में नमाज पढ़ना है तो बैठ के मंदिर में नमाज पढ़ ले, और अगर उसको लगता है कि हमको मस्जिद में बैठ के पूजा करना तो मस्जिद में बैठ के पूजा करे। ऐसा मतलब हम तो देश बनाना चाहते हैं। जो समाज सेवा के लिए लोगों ने बलिदान दिया, आज उनको भी दुख होता होगा। जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको संविधान सिखाने की कोशिश करते हैं। ये हिजाब सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, भारत का ये परंपरा है कि यहाँ की जो भी महिला हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख की भी महिला को देखिए चुन्नी के बिना नहीं निकलती उन लोग घर से। और हमारे हिंदू मतलब समाज में भी आप देखिएगा कि आज भी जो बूढ़ी भी औरत हो गई हैं वो लोग हिजाब में ही रहती हैं, वो लोग अपना घूंघट ओढ़ के ही रहती हैं, अपने भैंसुर अपने बड़ों का आदर करती हैं वो लोग। झारखंड एकता मोर्चा मंच में जो सदस्य होते हैं वो अपनी पॉकेट से जरूरतमंद को बाई कैश जो है कि उनको मदद करते हैं। अब कोई पार्टी मदद करती है, बड़ी उत्साह के साथ मदद करती है, ऐसा नहीं मुंह काला करके नहीं करती है, एकदम जैसा महसूस करती है कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया। किसी भी धर्म की का मामला आ जाए, मैं 2 बजे रात में भी उसके घर पहुंचने को तैयार हूं और उसका सेवा करने को तैयार हूं। असम साहिल की इंसानों से तो बेहतर कबूतर हैं, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब खान है। और कहाँ रहते हैं? मैं कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में रहता हूँ। और ये जो आप लोगों का पार्टी का नाम है झारखंड एकता मोर्चा, इनका गठन कब हुआ? तकरीबन 2.5 साल हो चुका है जो हम लोगों ने झारखंड एकता मोर्चा बनाया, और उसके बाद अभी चुनाव आयोग से हमने इसको रजिस्टर्ड भी करवाया। झारखंड एकता मोर्चा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि स्वच्छ, निष्पक्ष और ईमानदार समाज सेवा जो आज की जनता को चाहिए और मिल नहीं पा रही है, मैं उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करूँगा। झारखंड एकता मोर्चा किन की विचारों को फॉलो करती है? ये गांधी जी के विचारों को फॉलो करती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को फॉलो करती है, भगत सिंह के विचारों को फॉलो करती है। जो भी हमारे आप देखिएगा, जब हमारा जो पोस्टर बनता है उसके ऊपर 6 स्वतंत्रता सेनानी का फोटो लगा रहता है, और उन्हीं की विचारधारा पे ये पार्टी हमारी चलती है। अब तक कितने लोग इसमें जुड़ गए हैं? झारखंड के 14 जिला में भारी संख्या में लोग का जुड़ाव हुआ है, और इस जमशेदपुर में ये समझ लीजिए कि आप लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ हैं। क्या बात है। अच्छा, और एक बात बताइए कि 14 जिला में है, इनका मतलब आगे क्या रणनीति रहेगा आपका ये झारखंड एकता मोर्चा? पूरे 24 जिला और 14 लोकसभा और 81 विधानसभा, ये तमाम पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि देश की राजनीति कैसी चल रही है, आप जिसका नाम ले रहे हैं गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको विचारों को फॉलो करते हैं, इनके विचारों को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन इस तरह के विचारों को वर्तमान में जो स्थिति है देश में चल रही है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी क्या है कि राजनीति नहीं हो रही है, अभी कुर्सी नीति चल रही है जी। राजनीति नहीं है। राजनीति के लिए लोगों ने जो बलिदान दिया, जो समाज सेवा के लिए लोगों ने बलिदान दिया, आज उनको भी दुख होता होगा कि हमने जो बलिदान दिया और जिस राह पे इस देश को लेके जाना था, लोग वहाँ से भटक चुके हैं। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं आफ्ताब जी कि जो लोग बलिदान दिए, जो लोगों ने इस देश को आज़ाद किया, उनको भी तकलीफ होती होगी। आज की जनरेशन को इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे और कुछ देखिए, बहुत तकलीफ की बात है, और हमने ये पार्टी बनाना मेरा कोई मकसद नहीं था। हम चाहते तो कांग्रेस में भी जा सकते थे, बीजेपी में भी जा सकते थे, और भी पार्टियां हैं जा सकते थे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया, जिधर भी गए, जिधर भी देखा झांक कर, तो सब कुछ मुझे एक ही जैसा दिखाई दिया, किसी का एजेंडा अलग नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैं अपना तरीका से मैं अपने एजेंडे पर काम करने जा रहा हूं, और यकीन जान लीजिए कि भारत के अंदर काम करूंगा, झारखंड तो छोड़ दीजिए, भारत के अंदर काम करूंगा, और जो सच्चाई की लड़ाई होगी और जुल्म के खिलाफ लड़ाई होगी, वो लड़ाई को मैं भरपूर तरीके से लड़ूंगा, और किसी मतलब लोगों पर जुल्म होने नहीं दूंगा। जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको संविधान सिखाने की कोशिश करते हैं, और राइट भारतीय संविधान है कि आपकी पार्टी के कुछ? जी नहीं, भारतीय संविधान जब आप जानिएगा तो पार्टी का संविधान जानने में टाइम नहीं लगेगा आपको। लेकिन जो हमारा संविधान है जिसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको जागरूक कर रहा हूँ कि संविधान तुम्हारा ये है, अधिकार तुम्हारा ये है, और अपने अधिकार से तुम समझो अपने अधिकार को। अगर अपने अधिकार को नहीं समझोगे तो वो जो लोग हैं वो तुम्हें दबा के रखेंगे। 11 तारीख का मामला है, ये साक्षी आम बागान में मस्जिद के सामने लोग कर्नाटक हिजाब मामले को प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी में जो महिला आई थी उनके जो है कि अधिकार, संविधान की आप बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 19(1) की अगर बात करें जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, उस अधिकार का हनन हुआ है। क्या कहिएगा यहाँ के अधिकारी और हमारे वर्तमान जो राज्य में सरकार, हेमंत सरकार है, उनको क्या कहना चाहिए? मैं तो राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से और जिला के डीसी माननीय सूरज कुमार जी से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये जो हिजाब का मामला है, ये हिजाब सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, भारत का ये परंपरा है
कि यहाँ की जो भी महिला हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख की भी महिला को देखिए चुन्नी के बिना नहीं निकलती उन लोग घर से। और हमारे हिंदू मतलब समाज में भी आप देखिएगा कि आज भी जो बूढ़ी भी औरत हो गई हैं, वो लोग हिजाब में ही रहती हैं, वो लोग अपना घूंघट ओढ़ के ही रहती हैं, अपने भैंसुर, अपने बड़ों का आदर करती हैं वो लोग। और इस आदर को ख़त्म करने के लिए जो काम करेगा, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लूँगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, तो फिर ये हिजाब कहाँ से है? देखिए, स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, तो हिजाब का जो रोक लगाने के लिए स्कूल प्रशासन का काम है ये, ना कि कोई इस तरह से 100 के संख्या में भगवा झंडा लेके आ जाए और उसका विरोध करना शुरू कर दे। उसका मैं विरोध कर रहा हूँ, उस बात का मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं हिजाब का विरोध नहीं कर रहा हूँ। कहाँ का ये है कि अगर कोई हिंदू बहन मेरी आ गई और कोई मुस्लिम वहाँ पर 50 हरा झंडा ले आके उसको दिखा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत है। और स्कूल प्रशासन डिसाइड करेगा कि हिजाब लगाना है कि नहीं लगाना है, फिर परिवार डिसाइड करेगा कि मेरी बेटी या तो पढ़े, हिजाब अगर लगाना है या तो पढ़े या तो नहीं पढ़े, घर में रहे हिजाब लगाने का रहे। तो हिजाब मसला नहीं है, मसला यह है कि जो विरोध करने लोग आ रहे हैं वो लोग कौन है। तो उस विरोध में तो कुछ जो लोग थे जो समर्थन में भी थे। जो समर्थन में थे तो वो देश के समर्थन में थे, जो समर्थन में थे ये समझ लीजिए कि वो सच्चे देशभक्त हैं। और जो इस तरह का मतलब तांडव मचा रहे हैं वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? सब फर्जी देशभक्त हैं। रूपेश पांडे की हत्या हुई सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान में, मैं वहाँ नहीं जा पाया, इस खबर को नहीं दिखा पाया अपने चैनल में। लोगों का कहना है कि आप कहाँ सोए हैं, इस बात को क्यों नहीं आप दिखाते हैं? आखिर उसकी मौत पर क्या कहना चाहिए? मौत तो चाहे किसी की भी हो, और ये जिसने उनको मारा है और वो बिल्कुल गलत काम किया है, इसका मैं विरोध करता हूँ और इसकी मैं निंदा करता हूँ कि किसी भी तरीके से किसी की हत्या जायज़ नहीं है, और ये इसका मैं विरोध करता हूँ। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हेमंत सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग कानून भी बनाया गया है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। अगर मैं नहीं जा पाया तो आप लोग इतना अगर परेशान हो जाओगे, ये ऐसा मैं नहीं सोचा था। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि देखिए, हेमंत की सरकार है, मॉब लिंचिंग कानून है, दोषियों को सज़ा मिलेगी। आप लोग इंतज़ार कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। और ये हिंदू मुस्लिम का संदिग्ध मामला है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा कहना यही है कि श्री हेमंत जी की जो सरकार है उन्होंने मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया है, और हमें पूरी आशा है अपने सरकार हेमंत जी की सरकार पे कि वो जो कुछ भी करेंगे वो कानून के दायरे में जो सज़ा उस पर तय की गई है वो हथियारा जो है उसको वो सज़ा मिलेगी। और ये काम दिलाने के लिए मैं खुद इस बात की आवाज़ उठाऊंगा। मुझे पूरे झारखंड राज्य को और पूरे देश को झारखंड एकता मोर्चा, एकता का मतलब एकता का प्रतीक, मैं एक इस पर विश्वास रखता हूँ, एकता पर। और मैं अपने एकता के माध्यम से पूरे झारखंड राज्य में घूम घूम कर सारे समाज के बीच जाके लोगों को एकता का पैगाम दूंगा और एकता बनाने के लिए काम करूंगा। बीजेपी की हुकूमत में जो मॉब लिंचिंग हुआ और अपराधी को वहाँ फूल का माला पहनाया गया, और यही कारण है जो आज ये घटना झारखंड में मनोबल बढ़ा है लोगों का, जिसकी वजह से ये घटना झारखंड में हुई। और ये मतलब कहीं से भी आप समझ लीजिए, कोई जेल से छूट रहा है 10 दिन 15 दिन या 6 महीना के बाद मॉब लिंचिंग करके, और उसको बीजेपी के लोग जो है गले में फूल का माला पहना के और उसको ढोल बाजा के साथ घर तक पहुंचा रहे हैं, तो दूसरा जो लोग है वो भी देख रहा है यहाँ तो बड़ा इज्जत मिलता है मार देने से। हाँ, मार देने से तो इज्जत मिलता है, तो क्यों नहीं ऐसा ही काम किया जाए? अच्छा ये नहीं है, ये अच्छा चीज़ नहीं है, ये देश को तोड़ने वाला चीज़ है, ये देश को जोड़ने वाला चीज़ नहीं। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि रूपेश पांडे की हत्या से कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि हम वीडियो नहीं बना रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि हम लोग हत्या को किसी भी हाल में समर्थन नहीं कर सकते हैं। खुलकर आज हम बता रहे हैं। झारखंड एकता मोर्चा किस किस बिंदु पर कार्य करती है, जरा ये बताइए। देखिए, झारखंड एकता मोर्चा जो है, इसका जो पहले भी हमने बताया था आपको कि स्वच्छ, निष्पक्ष और ईमानदार समाज सेवा, और इसी माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, लगता है कि ये आदमी को ज़रूरत है या तो शिक्षा में, या तो इलाज में, या तो उसके घर में शादी है, और या कोई भी स्थिति में वो अगर परेशान है तो झारखंड एकता मोर्चा की जो टीम है, वो केंद्रीय टीम है या ज़िला टीम है या प्रखंड टीम है, ये अपने माध्यम से, अपने पार्टी के लोगों के माध्यम से, अपने पास से मतलब फंड निकाल के और उनकी मदद उनके घर तक पहुंचाते हैं। व्यक्तिगत फंड से मदद फंड से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि झारखंड एकता मोर्चा का दरवाज़ा आप लोग ज़रूर खटखटाइएगा। आए दिन आप लोगों में भी मुसीबत आती है, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि झारखंड एकता मोर्चा मंच में जो सदस्य होते हैं वो अपने पॉकेट से ज़रूरतमंद को बाई कैश जो है कि उनको मदद करते हैं। जैसे आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत में एक ही बार आपका इलाज होता है। अब एक ही बार तो आदमी बीमार पड़ता नहीं है। सच्चाई यही ना है कि भाई चलो एक बार बीमार पड़ गया, आप दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन वो गरीब आदमी जो पहला बार आयुष्मान भारत से इलाज करा चुका है, अब दूसरा बार उसको इलाज की जरूरत पड़ गई, तो वैसे हालत में आयुष्मान भारत का उसको फायदा नहीं पहुंच सकता है। तो उस हालत में हम लोग अपना फायदा पहुंचाते हैं उन लोगों को। कैसे?
वो अपने माध्यम से, मैंने कहा ना कि चाहे वो केंद्र कमेटी हो, चाहे वो जिला कमेटी हो, चाहे वो प्रखंड कमेटी हो, सारे लोग इतने उत्साह के साथ पार्टी में हैं कि अपने पॉकेट से, मान लिया 10,000 का खर्चा है तो 500 करके 20 आदमी मिला के उसको दे दिए। ऐसा टाइप का हम लोग सेवा करते रहते हैं। अगर कोई आ गया, भाई आज मेरे को घर वाला जो है बड़ा तंग कर रहा है, भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं घर का, और मेरे को वो अभी निकालने का स्थिति आ गया है, तो उस हालत में भी उसको मदद करते हैं हम। आप पूरी पार्टी मदद करती है, बड़ी उत्साह के साथ मदद करती है, ऐसा नहीं मुंह काला करके नहीं करती है, एकदम जैसा महसूस करती है कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया। देखिए हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है ना, एकता मोर्चा, ये पूरे धर्म को एक बराबर समझने वाली पार्टी है, सब धर्म के लिए। चाहे 2 बजे रात में भी हमारे यहाँ कोई किसी भी धर्म की का मामला आ जाए, मैं 2 बजे रात में भी उसके घर पहुँचने को तैयार हूँ और उसका सेवा करने को तैयार हूँ। और हम आपको देखिएगा, मैं अपने किसी भी प्रोग्राम में एक शेर ज़रूर बोलता हूँ। वो शेर ये है कि अहिंसा का सबक बापू से जो सीखा भुला बैठे। ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और हम तो उनको फर्जी राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है ना, गली के गुंडे। हाँ, फर्जी राष्ट्रवाद है वो। तो अहिंसा का सबक बापू से जो सीखा भुला बैठे, ये हिंदू और मुस्लिम सरहदें अपनी बना बैठे, कसम साहिल की इंसानों से तो बेहतर कबूतर हैं, कभी मस्जिद पे जा बैठे कभी मंदिर पे जा बैठे। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म का आदमी, चाहे वो मन करे उसका मंदिर में नमाज पढ़ना है तो बैठ के मंदिर में नमाज पढ़ ले, और अगर उसको लगता है कि हमको मस्जिद में बैठ के पूजा करना तो मस्जिद में बैठ के पूजा कर ले। ऐसा मतलब हम देश बनाना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं आफ्ताब खान जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, और रिंकू सिंह जो केंद्रीय सचिव हैं, केंद्रीय महासचिव हैं जी। ये संदेश है झारखंड एकता मोर्चा का कि हम अगर चाहें तो मंदिर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, और अगर कोई हिंदू भाई चाहे तो मस्जिद में भी वो पूजा कर सकते हैं। और ये भाईचारा से हम लोग कोसों दूर चल गए हैं। आज हम झारखंड एकता मोर्चा के कार्यालय में बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो एकता मोर्चा के अध्यक्ष आफ्ताब खान जी हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, और आज हमारी इनसे बात हो रही है, जो ऑल ओवर झारखंड में निष्पक्ष लोग जो है कि इस मंच से जुड़ रहे हैं। और हो सके आने वाले समय में मैं भी इस एकता मोर्चा का एक सदस्य हो सकता हूँ। वेलकम। क्योंकि सर जो आप लोगों का विचार है, ये विचार हमने आज तक किसी पार्टी में नहीं देखा। जो गांधीवादी थे हमारे, वो लोग तो थे ही कि देश के लिए मैंने जान दे देना, कुर्बान हो जाना। आज वो बात नहीं रही। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में उन्होंने हंसी से, खुशी से अपने गले में फांसी का फंदा पहन लिया। आज के 23 साल के बच्चे मोबाइल पे बिजी हैं या कोई गलत काम में बिजी हैं। उन्हें ऑफर मिला कि आप माफ़ी मांग लो मुझे, मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा तो देश आज़ाद कभी नहीं होगा, क्योंकि जो भी आएगा वो माफ़ी मांग लेगा। सुभाष चंद्र बोस जी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि देश को आज़ाद कराने के लिए ग्लोबल उन्होंने दौरा किया और पूरी दुनिया को एक करके आज़ाद हिंद सेना बना के हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया। तो ये क्या किसी ने जो आज हुकूमत कर रहे हैं इसमें से कोई? आज के ज़माने में जितने आपके यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, ये लोग कोई आदर्श नहीं है। सावरकर जी आदर्श है। नहीं, मैं इनको फॉलो करता हूँ और इनको फॉलो करता रहूँगा। और हमेशा आप ये जान लीजिएगा कि जहाँ पे लोगों को मतलब कुचला जाएगा और इनके जो विचारधारा है उससे अलग किया जाएगा, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा। इसके लिए मुझे कोई भी खामियाजा भोगना हो मैं भोगूंगा, लेकिन लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा। अपना राय और कमेंट जरूर रखिएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिस तरह का धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को काटने की, मारने की, देश के संविधान को तार तार करने की, हमारे बापू को तरह तरह की बातें जो है कि कही गई, जो मैं उस मतलब वो शब्द को मैं बोल नहीं सकता। क्या कहिएगा ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर किसी को भी काटने मारने की बात करते हैं? और इस तरह की मानसिकता कहाँ से आई? आखिर इस पवित्र भारत में इस तरह के सोचने वालों को क्या कहिएगा? उत्तराखंड में धर्म संसद हुआ और वो लोग जेल भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि जेल नहीं गए हैं। लेकिन धर्म संसद का क्या मकसद होता है? वहाँ पे गीता की बात होनी चाहिए, वहाँ पे रामायण की बात होनी चाहिए, ना कि किसी समुदाय को खुलेआम काटने की बात। लोग अधर्म लोग हैं और ये लोग दंगाई लोग हैं जो इस तरह की बात करके देश का माहौल ख़राब करके और अपना फ़ायदा करना चाहते हैं। धर्म संसद चाहे वो हिंदू भाइयों का हो या मुस्लिम भाइयों का हो, तो वहाँ पर ये मुस्लिम भाई का अगर धर्म संसद हो रहा है तो धर्म की बात होनी चाहिए। और कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो या कोई भी धर्म हो, वो धर्म जो है वो एक ऐसा चीज़ है कि जिसे एक अच्छा सीख आप हासिल कर सकते हैं, ना कि मुसलमानों को काट दो, हिंदू को काट दो। ऐसा कोई धर्म संसद होता है? ये धर्म संसद नहीं है, बल्कि ये बोल दीजिए आपके दंगाई संसद है। ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं और ये लोग वो लोग हैं कि जिनको अपनी बेटी, बहू, माँ, बहन से मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, देश से प्यार नहीं, ये वो लोग हैं।
आप क्या समझ रहे हैं कि ये लोग धर्म संसद चला रहे हैं? ये लोग अपनी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं कि मेरी दुकान में कितना बिक्री हो रहा है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इन लोगों पर कार्रवाई भी तो जल्दी नहीं करते। तो कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने तो साफ लफ्ज में कहा कि 2019 में कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप बताइए, क्या कभी नेहरू जी ने कहा था, इंदिरा जी ने कहा था, राजीव जी ने कहा था, और भी प्रधानमंत्री बने, कभी कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा? अरे क्यों? देश बिकने की बात कहाँ से आ गई? पहले हमको वो बात का जवाब दीजिए आप। देश क्यों बेचने की बात आई कहाँ से? आपने लाया और आपने देश बेचा। आपको बेचना था इसलिए उस बात को लाए कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे भाई, क्या देश नहीं बिकने? कहां पर देश बिक रहा था? देश प्रधानमंत्री आप है तो देश कौन बेचेगा? आप अजीब हालत है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एक और बात है कि आज जहां भी देखिए सर जी, कि आज मुसलमान अगर कहीं अपनी आवाज उठाते हैं, अपना अधिकार के लिए आगे आते हैं, तो मुसलमानों पर यूएपीए, एनएसी जैसे खतरनाक कानून लगाकर उनको जेल में बंद कर देती है। जबकि वही सेम प्रोसेस पे अगर कोई दूसरा संगठन उठाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहिएगा? देखिए, हमारे इस देश के जितने भी मतलब देशभक्त हिंदू भाई हैं और देशभक्त चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, वो लोग इस चीज़ का आपको डर नहीं लगती है? कोई चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मेरे देश में कानून। आप भी अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, कानून सबसे बड़ा है ना। आप कितना दिन किसी को परेशान कीजिएगा झूठ में? कानून तो है ना देश में। देश का कानून सबसे बड़ा है। आपका कानून अलग बात है, आप कानून का मजाक बना कर रखिएगा, लेकिन हम लोग तो कानून का मजाक नहीं, हम तो कानून के सहारे चलेंगे, कानून के तरीके से चलेंगे, और कानून का तरीका अगर हम चलेंगे तो मेरे को कोई हरा भी नहीं सकता है। सही मायने में पूछा जाए तो जो धर्म संसद चलाने वाले लोग हैं ना, ये सारे के सारे अनपढ़। बिल्कुल। ये कभी स्कूल नहीं गए। अगर स्कूल जाते तो मैं भी स्कूल गया हूँ। पहला क्लास में हम लोग को पढ़ाया जाता था, बच्चों झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी का सामान छीन के भागना पाप है जी। हम अपनी स्कूल की अगर ये 3 चीजें याद रख ले, 3 बात, तो हमको धर्म संसद की जरूरत ही नहीं भाई। आज का जनरेशन इन लोगों को फॉलो कर रही है। इन लोगों को फॉलो इसलिए कर रही ना कि इनके पास में अथाह संपत्ति है, क्योंकि ये बाबा बने हुए इमोशनल ब्लैकमेलर हैं। ये जो धर्म संसद लगाने वाले हैं, इमोशनल ब्लैकमेलर हैं। अगर वो धर्म संसद चला रहे थे, बोल रहे थे, तो उस समय इनको ये सवाल उठाना चाहिए था कि देशवासियों, आज हमारा देश का सीमा खतरे में है। चाइना हमारे बॉर्डर पे घुस आया है, देश का आह्वान करते और वहां लेके चलते। वो सही बात है। धर्म से बड़ा देश होता है। अगर देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित रहेगा, अगर देश सुरक्षित नहीं है तो आपका धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई किसान आंदोलन में। आपकी तपस्या के चक्कर में 800 किसान भाई मारे गए, शहीद हो गए, और आपकी तपस्या में कमी रह गई। आपकी तपस्या में कमी नहीं रह गई। आपने देखा कि अभी 4-5 स्टेट में चुनाव है। अब जितना जल्दी है, हालात बिगड़ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके इसको वापस लो। ये जो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं ना, जिन्होंने किसानों को अपनी कार में रौंद दिया था, तो उनके बारे में मैं क्या, पूरा देश बोल रहा है। जेल से बाहर है ना। तो जेल से बाहर है तो कानून तो उनके पास आगे इर्द गिर्द घूम रहा है ना। कानून को तो मजाक बना कर रख दिए हैं। यानी देश के लोगों को अच्छी तरह समझना है कि ऐसे लोग आखिर जेल से बाहर कैसे आए, और उनके पिताजी अब तक मंत्री के पद पर बने कैसे रहे। अभी देश को कुछ और देखना बाकी है कि ऐसे लोगों को छोड़ा गया है, फिर 2-4-10-20 लोग को रौंद के चले जाएंगे वो, और वो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो अभी समझ लीजिए कि वो यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय बोलिए या उनको जो भी बोलिए, सब वही हैं अभी। यानी अगर देश को बचाना है, झारखंड एकता मोर्चा की आवाज़ है कि देश को बचाना है, तो इस मोर्चा की बात को सुने, इस मोर्चा की विचार को माने, ना कि इस तरह के जो विचार लेकर आज जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सॉरी, ये बहुत गलत बात है, और इस तरह देश का विकास नहीं, विनाश निश्चित है। आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। जो आज के नौजवान 25-30 साल के लोग बच्चे हैं, वो उस दौर को नहीं देखा। मैंने देखा, बहुत नज़दीक से देखा है। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी जी। उस समय देश में 5000 का नोट चलता था। उस समय भी प्रधानमंत्री गुजरात से आए थे, मोरारजी देसाई, और अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, जहाँ तक मुझे याद है। दोनों ने मिलकर क्या किया, 5000 का नोट बंद कर दिया और सोना का नीलामी शुरू कर दिया। खजाना खाली हो गया, नोट की वजह से कारोबार ठप हो गया। 2.5 साल में सरकार गिर गई। री इलेक्शन हुए, इंदिरा जी फिर सत्ता में लौट आई। क्योंकि उस समय 2.5 साल हुआ था, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को इंदिरा जी ने पटरी पर ला दिया। और इस बार इनको डबल चांस मिल गया है, दूसरी बार अवसर मिल गया है। दूसरी बार अवसर मिला तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, आपको उसको स्लोगन समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं आप। नोटबंदी से हो गई पेटी खाली, जीएसटी से हो गए पाकिट। रवीश कुमार जी हमारे जो नेशनल एंकर हैं, उनका कहना है कि देश 50 साल पीछे चला गया। वही बताने जा रहा हूं मैं। नोटबंदी से हो गई पेटी खाली,
जीएसटी से पाकिट हुई है खाली। कोरोना को फैलाया मोदी जी ने ट्रंप को लाके, पेट भी हो गया है खाली। अब दंगा कहां से होगा भाई? हिंदू मुस्लिम दोनों बिलख रहे हैं, खाली पेट लिए बजाते ताली। यही कुल मिलाकर ग्रामीण टीवी में हम तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया देश को भगवान भरोसे चलाने की बात हो रही है और चल रहा है। स्वतंत्र मीडिया को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगी, लेकिन घर का अगर टीवी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा चलाया जा रहा है देश को बर्बाद करने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।